अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। शदीद ठंड का राज और कोई बात हो ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। देखिए, यूजुअली व्हेन वी आर कमिंग टू द स्टूडियो और जब हम आ रहे होते हैं तो सुबह कोई लगभग पिछले 2 हफ्तों से मैं देख रही हूँ 11 डिग्रीज या फिर 12 डिग्रीज होता है। आज इट वाज 9 एट द सेम टाइम, जो फील्स लाइक बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। ऑफ कोर्स, जहाँ हवाएं इतनी तेज़ चल रही हो, साइबेरिया की हवाएं या कोयटा की हवाएं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बहुत शदीद ठंड जो कि कराची वाले जो है वो यूज्ड टू नहीं है। इसके साथ साथ मुल्क भर में और पर्टिकुलरली कराची में भी ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड हैं उसके लिए गैस का शदीद बहरान है। जुमे वाले दिन तो पूरा दिन गैस नहीं है और हर रोज़ की ये कहानी है कि शाम में गैस नहीं आनी। अब ये बहरान शदीद तर होता जा रहा है। पहले ये बहरान कई सालों से हमने देखा कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों, लाहौर, गिरदोनवा और पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में हमें ये शिकायत सुनने को मिलती थी, लेकिन चूंकि सिंध अपनी गैस प्रोड्यूस करता है और इसलिए सिंध में इतना ज़्यादा इशू नहीं था। लेकिन अब शदीद इश्यूज सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो रही है बल्कि घर वालों को भी गैस नहीं मिल रही। अच्छा, और फिर वीकेंड पे क्या हुआ? एक तो गैस सिचुएशन तो ऑब्वियसली पूरे मुल्क में ही चल रही है और फिर कराची में भी ऑब्वियसली कोई गैस नहीं थी। उसके बाद जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ वो दैट वाज अनबिलीवेबल। एक तो हम ब्रेकडाउन इस किस्म का तब एक्सपेक्ट करते हैं जब बड़ा लोड हो बिजली पे, जब गर्मियाँ होती हैं ना, जब लगता है कि पूरे मुल्क के एयर कंडीशनर्स और ये सारी कूलिंग चीज़ें ऑन है तो फिर बोझ बढ़ गया, वो समझ में भी बात आती है। अब क्या हुआ इस वीकेंड पे जब पूरा मुल्क अंधेरे में चला गया फॉर आई थिंक 12 आवर्स और मोर, उस बात की वैसे समझ नहीं आई और इंटरेस्टिंगली उसकी एक्सप्लेनेशन भी कोई खास आई नहीं। हाँ, कोई खातिर खा तसल्ली बख्श उसकी एक्सप्लेनेशन आई नहीं। तो वो सारे डिवाइसेस, गैस तो है नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक हीटर्स आप कर लें, ब्लोअर्स कर लें, गीजर्स कर लें, एनीथिंग दैट रन्स ऑन बिजली, तो वो भी फिर लिहाजा ना गैस थी ना बिजली थी, बिल्कुल ही बहुत से इलाकों में तो मोबाइल सिग्नल नहीं थे। तो बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का वीकेंड गुजरा। फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं। वज़ीर आज़म ने बिलाखिर हज़ारा मुज़ाहिरीन से मुलाकात कर ली, उनसे मुज़ाकरात भी किए। इससे पहले जो कुछ रिमार्क्स आए थे ब्लैकमेलिंग टाइप, वो ज़रा इनसेंसिटिव थे। वी ट्रूली बिलीव कि वज़ीर आज़म ने नहीं जाना था। उनकी बहुत जेन्युइन कंसर्न्स और रीजंस हो सकती हैं जिसमें सिक्योरिटी इशूज़ भी शामिल हो सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल कि वो नहीं जा सकते थे। चले anyway, ये तो सारी वो बातें हैं जिनकी बातें हम करते रहेंगे। जैसे ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में बात होना शुरू हुई है, बहुत से अल्टरनेटिव्स का जिक्र भी होना शुरू हो गया है। क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? कुछ तो आप हमें सजेस्ट करें। कुछ मैं कल सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, किसी ने बताया हुआ था कि जी सिग्नल इस्तेमाल करें, और टेलीग्राम भी एक है कोई ऐप। सो टेलीग्राम ऐप है, मतलब ये मैसेजिंग ऐप? हाँ, एक सिग्नल तो सर्टनली है। इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट्सएप। सो आप क्या अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप, जैसे कि मुझे भी इस बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से आगाही नहीं थी अनलेस एंड अनटिल आई रेड अबाउट इट। अच्छा, तो ऑब्वियसली फिर जब आगाही भी ना हो और इस किस्म की फिर खबरें आ जाएं कि जी अब तो सब कुछ शेयर होगा, तो फिर ज़रा टेंशन ज़्यादा हो जाती है बिकॉज इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो आज वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको देंगे और ऑफ कोर्स माहिरीन भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फॉर द कॉमन, जो आम लोग हैं, हम यूज़र्स हैं, हमारे लिए इसका क्या मतलब रहा। लेकिन सबसे पहले ज़रा ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन की बात कर लें। हाँ तो बिल्कुल, जो कि एक्चुअली हफ्ते की शब से शुरू हुआ था सिलसिला, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया एज इन इतवार का दिन, चूँकि 12 बजे के बाद चढ़ गया था और पूरी इतवार की रात ये सिलसिला जारी रहा। तो मुल्क भर में बताएं, बिल्कुल जी, मुल्क भर में बिजली ब्रेकडाउन कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जिम्मेदार कौन है? आने वाली वजाहतें जो है वो मामलात मजीद उलझा रही हैं। ट्रांसमिशन में बेहतरी ना होने का मसला है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? अब 2.5 साल हो गए, हुकूमत को जवाब तो देना पड़ेगा। हफ्ते की रात, ये हम आपको एक्सप्लेन कर दें हुआ क्या। हफ्ते की रात 11:41 पर होने वाले इस ब्रेकडाउन ने 1 सेकंड के अंदर पूरे मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। बिजली की बहाली का काम होते होते बड़े शहरों में भी दोपहर तक का वक्त लग गया और हुकूमत के मुताबिक इस ब्रेकडाउन की वजह जो थी वो ट्रांसमिशन का नाकारा निज़ाम है, जो गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली वगैरह वगैरह है। 41 पे हमारे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर 10,302 मेगावाट चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए।
3 लाइनें वहां से निकलती हैं, 500 केवी के 3 सर्किट निकलते हैं और ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट। 500 केवी की लाइन निकलती। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही जो तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है और ज़ाहिर है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन। If you want to buy all these explanations, तो you're more than welcome. Otherwise, opposition क्या कहती है? Opposition कहती है जी ये तमाम तर जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है और ये तो है ही ना है। रात को पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया तो आज वुज़रा बैठकर कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की गलती थी कि इतनी बिजली बना गया और ट्रांसमिशन नहीं हुई। अजीब गलती थी कि परसों रात तक नवाज शरीफ की जो बिजली थी वो आवाम तक पहुंच रही थी ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए। 14,000 मेगावाट बिजली 72 साल में किसी ने नहीं बनाई जो नवाज शरीफ ने बनाई। नालायक कहते हैं कि नवाज शरीफ की गलती थी कि ब्रेकडाउन हो गया। गर्मियों में इन्हीं नालायकों ने नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली 25,000 मेगावाट बिजली आवाम तक पहुंचाई जो नवाज शरीफ ने बनाई थी। अच्छा जी, ये सब सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन अब तक हतमी तौर पर वाज़े नहीं कि हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप क्यों की। अगर ट्रिप की तो इसे सिस्टम से फौरी मुनक़ता क्यों नहीं किया जा सका। सर्दियों में ट्रांसमिशन सिस्टम पर ऐसा लोड कहाँ से आ गया कि सारा सिस्टम ही बैठ गया। हुकूमत इसके लिए तहकीकात का ऐलान कर चुकी, लेकिन कल शाम गुड्डू पावर प्लांट के 7 मुलाजमीन को मुअत्तल भी कर दिया गया है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर बदतरीन मसाइल का शिकार रहा है। हर दौरे हुकूमत में अपनी तर्ज की मुश्किलात थी। हालात अब भी ऐसे हैं कि वज़ीर आज़म खुद परेशान रहते हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। जो बिजली है, ये जो बिजली का सेक्टर है, ये एक इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। इसमें इतने डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने सबको रैशनलाइज करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है। अगर हमने कोई भी आवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें, और साथ साथ ये जो कर्ज़ों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाएं। तो ये हमारे लिए, मैं अभी आउटलाइन कर देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पावर का। ये है हमारा नंबर 1 चैलेंज जो हमें इस पे जितना भी हम काम करें और कोशिश करें, इसके अंदर कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में, कई हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। Certainly, it is one of the biggest challenges that Pakistan face. और मौजूदा दौर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पिछली हुकूमत बिजली बहुत पैदा कर गई लेकिन ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनाई, चलें आप बना लें। पहले तो आपको पता है बिजली के लाले पड़े होते थे ना, तो अगर बिजली ही आ गई तो शुक्र है। अब बंदा पूछे कि आपको भी 2.5 साल हो गए हैं, कुछ जिम्मेदारी आप भी उठा लें। 2.5 साल बाद भी एक दिन के ब्रेकडाउन का गुज़श्ता हुकूमत पर इल्ज़ाम देना सर्टनली एक मजाक लगता है। इनफैक्ट अपना मजाक बनाने वाली बात लगती है ये। आई वंडर कि इन लोगों को कोई बताता है नहीं बताता कि ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। इदराक है, अक्सर टॉक शोज़ में हमने हुकूमती वज़रा को ये कहते हुए सुना है कि अब आप कहेंगे कि हम पिछली हुकूमत पे सारा मलबा डाल रहे हैं। तो सर, अगर आपको इदराक है तो ये करना छोड़ दें और अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। खैर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कुछ चीज़ें तो इसमें ये तो नहीं है कि बिल्कुल चैलेंजेस नहीं है। हर एवेन्यू में कोई ना कोई चैलेंज आपको नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी हमारे हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब ने हमें ज्वाइन किया। कमल, बिजली का ऐसा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ कि पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। तो क्या हुकूमत को यकीन है कि ये मसाइल ट्रांसमिशन लाइंस के कैपेसिटी की वजह से आए हैं या कोई और वजह हो सकती है? जी, सुबह बखैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो माजी में भी मैं बता दूं जो एक इसको नया रंग दिया जा रहा है कि ये शायद एक वाक़या है, तो ये 3 दफ़ा पहले हो चुका है और चौथी दफ़ा ये है। जनरेशन तो पाकिस्तान में बेहतरीन हो रही है इस वक्त बिजली की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी इशू है और उसके लिए
PTI ने जब से हुकूमत संभाली है ट्रांसमीटर्स को, ट्रांसफार्मर्स को और जो लाइंस हैं उनको डबल भी किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी भी इन्हांस की जा रही है। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट था और अभी मज़ीद इंक्वायरी भी जारी है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं वो सिर्फ आपसे शेयर कर दूं कि ट्रिपिंग जो हुई थी वो 11 मिली सेकेंड में हुई और ये जिसने ब्रेकडाउन किया और फॉग का और कुछ और इस तरह का रीज़न था पंजाब में जो गुद्दू के पावर प्लांट है उस तरफ से। और अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी राय ये है कि 30 मिली सेकेंड का जो डिवाइस इंस्टॉल है जो ट्रिपिंग को पाकिस्तान में जो हो रही है उसकी बजाय 5 मिली सेकेंड का होगा जो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट को रोकता है जो अभी हुआ है। इक्विपमेंट को चेंज करना, उसको एकदम अपग्रेड करना इतना आसान नहीं होता और ज़ाहिर है जब नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है। बहरहाल इस पे काम जारी है और उम्मीद है कि आइंदा इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट्स को अवॉइड किया जाएगा, लेकिन ये एक अचंभे की बात नहीं, अनहोनी बात नहीं है। 2018 सितंबर में अमेरिका में भी पूरा इस तरह से ब्रेकडाउन हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का और पूरा अमेरिका कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब गया। कुछ देर तो खैर नहीं थी, काफ़ी देर थी, लेकिन चलें आप कह रही हैं कि काम जारी है। वी होप कि काम जल्द हो और इस तरह का मसला दोबारा ना आए जिससे इस तरह पहले भी हो चुका है। अब गमल साहबा, ब्रेकडाउन पर हुकूमत का पहला रद्द अमल यह आया कि ये पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से हुआ है। अब अर्ज़ ये है कि अब 2.5 साल हो चुके, आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, बिजली वाफर बन रही है, ये आप मान भी रहे हैं कि बिजली ट्रांसमिशन में मसला है, जनरेशन में मसला नहीं है, तो बिजली ट्रांसमिशन ठीक करने का काम किसका है फिर? अगर आपका नहीं है, आपने इस सिलसिले में क्या क्या इकदाम उठाए हैं? चंद तो आपने गिनवा दिए। पहले तो बिजली जनरेशन का भी मसला होता था, चलें वो हल बिजली थी ही नहीं। एग्जैक्टली, तो अब तो सिर्फ ये ट्रांसमिशन वाला ही रह गया। ये मामलात पे सिंप्लीफाइड या जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट्स देना और इस तरह की सजेशंस, जैसे कोई चिराग होगा वो रगड़ेंगे तो सारी ट्रांसमिशन लाइंस जिस तरह डिजिटल वो चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ ग्राफिक्स उस तरीके से शायद चेंज होंगी, इस तरह नहीं है। बहुत सारा इक्विपमेंट अपग्रेड किया गया, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड किया गया और जैसे मैंने आपको कहा कि जनरेशन तो है लेकिन ट्रांसमिशन की लाइंस में शदीद प्रॉब्लम है, उसमें रीजन्स हैं मुख्तलिफ और बहुत सारी। KP में बहुत बड़ा इशू था जिसको चेंज किया गया है, वहाँ पे 18-18 घंटे ट्रांसफार्मर उड़ जाता था और फिर उसके बाद चोरी भी हो जाते थे, उस सारी को इंश्योर किया गया। चोरी पकड़ी है पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं और मज़ीद भी बेहतर होंगी। मैं हैरान होती हूँ कि 70 सालों की जो प्रॉब्लम्स हैं या 70 सालों में जो निज़ाम का बेड़ा गर्क किया गया उस पर सवाल उठाने पे सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2 साल की या 2.5 साल की परफॉर्मेंस हर कोई मांगता है। 2 साल की 2.5 साल की बिल्कुल परफॉर्मेंस है और मज़ीद अगले 2.5 साल की परफॉर्मेंस के साथ हम जाएंगे अवाम के पास, लेकिन बहरहाल जब निज़ाम बसीदा हो, उसमें इन्वेस्टमेंट ना की गई हो, बल्कि अरबों खरबों के डॉलर बाहर भेज दिए जाएं और बाहर जाके अपनी महल बनाए जाएं, तो सवाल तो फिर उठेगा चाहे पुरानी हुकूमतों ने कि क्यों काम उन्होंने नहीं किया, क्यों मुल्क में सिस्टम्स जो जब आ गए थे पूरी दुनिया में और हम कर सकते थे अपग्रेड, जब जनरेशन पावर प्लांट्स लगा रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम उसके साथ साथ क्यों नहीं किया गया। चलें ठीक है कवल, आपने ये तो समझा दिया, लेकिन हमारे बड़े सवाल हैं ऑब्वियसली, और बड़े सवाल आ जाते हैं आपके जवाबों से कि एक तरफ बिजली ब्रेकडाउन का मलबा पिछली हुकूमतों पर डाला जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई का जिम्मेदार भी वो हैं, हर बहरान के लिए उनका नाम ले लिया जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ तो मसाइल हल करने आई थी, तो ये मसले थे, लेकिन आपका तो वादा ये था कि जी हम ये मसले हल करेंगे। 2.5 साल बाद आपसे चीनी, आटे, अंडे की कीमत नहीं संभल रही, तो फिर क्या मान लिया जाए कि मसाइल का हल आपके पास भी नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मसाइल का हल करने आई थी और 5 साल का मैंडेट लेकर आई है और यकीनन मसाइल का हल कर रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी एक कोई फॉर्मेशन हो रही है। अगर एक इमारत बुसीदा तो उसको जब आप रीवैम्प करते हैं या रेनोवेट करते हैं तो वो एक दिन में तो नहीं होती, हो जाती है, सिस्टम बेहतर होते हैं और हो भी रहे हैं। जहाँ तक आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की या अंडों की इन्फ्लेशन की बात की, तो देखें
आप 3 चीज़ों के वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि जी हुकूमत फेल हो गई है। ये तो एक बहुत ही खौफनाक किस्म की जनरलाइज स्टेटमेंट है। मैं हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हर हफ्ते का इंडेक्स है उसको रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। फिर कोर प्राइस इंडेक्स होता है जो आपकी कोर इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स देता है। पिछले 2 से 2.5 सालों में वो नीचे ड्रॉप किया है, जिससे आपका घर का 80% बजट जिस पर डिपेंड करता है। और बाकी जहाँ तक रह गया आटा, चीनी और अंडों की बात, आटा और चीनी की डिमांड सप्लाई का जो इशू था उसके लिए इंपोर्ट की गई है, और अब कोशिश ये की जा रही है कि लोकल लेवल पे जो लोग इसकी शॉर्टेज क्रिएट करते हैं या होर्डिंग करते हैं या उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। अंडे के तो माशाल्लाह संडे हो या मंडे खाओ रोज़ अंडे। हमारे पूरे अंडे का, पोल्ट्री का कारोबार करने वाली एक ही फैमिली है, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली। तो ज़रा सवाल हमें पूछना बनता है कि हुकूमत के पास तो मुर्गियाँ नहीं है जो वो अंडे दे रही होती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर या पोल्ट्री फार्म वाले ही करते हैं, लेकिन उसकी डिमांड सप्लाई कैसे रुकती है? तो इस चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहिबा। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने एक दफ़ा अपनी तकरीर में कहा था ना, इस दिन के लिए कहा था कि मुर्गियाँ पाल लें सब लोग अपने अपने घरों में। मुझे क्यों लग रहा था कि आपको वो बात अभी याद आने वाली है। वैसे that was a good suggestion। 20, 21, 22 रुपए का एक अंडा मिलेगा In retrospect, तो वज़ीर आज़म को आइडिया होगा ना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई आप पहले से ही मुर्गियाँ शुर्गियाँ पाल लें ताकि आपको कल को अंडे की कीमत डिस्टर्ब ना करे। फार साइटेड है, which means he knew what was coming up। अच्छा जी, अब ज़रा व्हाट्सएप की बात हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी का जब से ये इशू उठा है तो लोग बड़े परेशान किस्म के हैं कि उनको किस तरह इफेक्ट करेगा। अब किस तरह इफेक्ट करेगा डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वर डूइंग ऑन व्हाट्सएप। तो हम आपको पूरी डिटेल जो है वो दे देते हैं। आपको बताएं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली के बाद एक बार फिर वो ही बहस शुरू हो गई है। हमारी डिजिटल पैगाम रसाई कितनी महफूज है, ये सवाल है। व्हाट्सएप दुनिया के सबसे बड़ी मैसेजिंग सर्विस मानी जाती है, और अब व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी लाई है जिसके तहत सार्फिन का डेटा फेसबुक को भी मुहैया किया जाएगा, और इस पॉलिसी का इतलाक जो है वो फरवरी से होगा। सार्फिन के डेटा तक रसाई पाने वालों में व्हाट्सएप की मालिक यानी फेसबुक के अलावा कई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी होंगे। एक्चुअली इशू सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और इस डेटा में सारिफ का नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीरें, स्टेटस, फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी, आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन भी शेयर हो रही है, व्हिच इज बेसिकली सब कुछ ही हो रहा है। अब आप उस चैट में क्या बात कर रहे थे अपने वो फैमिली ग्रुप में क्या लिख रहा हूँ वो शायद नहीं हो रहा, या बाकी मैं किधर बैठ के लिख रहा हूँ, किधर बैठ के लिख, आई गेस उसमें से भी वर्ड्स जरूर पिक किए जाएंगे, क्योंकि तो वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस चैट में से वर्ड्स ना पिक किए जाएं, क्योंकि कितनी दफा होता है कि आप कोई लफ्ज कहते हैं और अगले लम्हे आप फेसबुक खोलते हैं तो उसका इश्तिहार आपको फेसबुक पे नजर आ जाता है। तो व्हाट्सएप से भी आई गेस यही होगा। और फिर आपको पता है ना व्हाट्सएप के कितने ग्रुप्स होते हैं, तो किस किस ग्रुप का आप हिस्सा हैं, मतलब एवरीथिंग इज बेसिकली। इसके साथ साथ माली ट्रांजैक्शंस का डेटा भी शेयर किया जाएगा, विच इज वेरी अलार्मिंग, क्योंकि बहुत सी दफा आप पैसे ऑनलाइन भेजते हैं तो व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। अब क्या ये सब कुछ भी शेयर हो रहा होगा? व्हाट्सएप पाकिस्तान में भी मकबूल तरीन एप्लीकेशन है, और इसलिए यहाँ भी एक बहस चलने के लिए कि एक सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्लीकेशन को इस तरह सार्फिन का प्राइवेट डेटा रखने का हक है या नहीं है। व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है, ये सार्फिन के ऊपर है कि वो इस सर्विस का इस्तेमाल नई शराइत के साथ जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन बात तो अब समझने की है, और सवाल यकीनन आपके भी होंगे और कुछ हमारे भी सवाल उठ गए हैं दिमाग में। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाली तंजीम बोलो भी के डायरेक्टर उसामा खिलजी हमारे साथ हैं। उसामा हमारे शो पे आते रहते हैं और ही ट्राइज टू एक्सप्लेन टू अस कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसामा, इस बार बात व्हाट्सएप की हो रही है। आपको पता ही है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली के बाद ये बहस हो रही है कि हमारे डिजिटल पैगामात जो हैं अब कौन कौन देख सकेगा। बेसिक सी बात एक्चुअली यही है। तो पहले तो ये समझा दें कि इस नई पॉलिसी के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं, सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा बता दें। जी, सबसे पहले तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो व्हाट्सएप पे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन आपकी होती है किसी और के साथ, वो कोई नहीं देख सकेगा, तो वो पैगामात महफूज ही रहेंगे, वो इनक्रिप्टेड रहेंगे। लेकिन इससे पहले जो है कुछ चीज़ें थी जो व्हाट्सएप और फेसबुक कंपनी के पास नहीं होती थी मालूमात, और अभी पहुंचाई जाएंगी।
तो मिसाल के तौर पे हमने देखा है कुछ साल पहले व्हाट्सएप जो कंपनी है वो एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन थी और फिर फेसबुक ने उसको खरीद लिया था तकरीबन 4-5 साल पहले। और उसमें अभी हमने क्या देखा है कि अभी जो पॉलिसी में तब्दीलियां आई हैं उसमें सबसे पहले आपका जो स्टेटस है, आपका आप कब ऑनलाइन होते हैं, आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है और आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, ये सारी मालूमात ना सिर्फ व्हाट्सएप के पास होंगी लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक की जो पूरी कंपनी है उनके साथ भी शेयर करेगा ये मालूमात। और इसके साथ वो क्या करेंगे कि इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए जो फेसबुक के एड्स होंगे उस पे आपको टारगेट किया जाएगा। अच्छा, आपने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीज़ें व्हाट्सएप अब शेयर करेगा आगे और क्या क्या चीज़ें हमारी प्राइवेट ही रहेंगी। तो पैगामात वाली जो बात थी ना, व्हाट यू आर राइटिंग दैट विल रिमेन प्राइवेट, अगर उसी के बारे में आपको जरा ज्यादा परेशान थी, तमाम चीजें ही शेयर हो रही होंगी। हाँ, लेकिन वो भी परेशान कुन बात है, मतलब एवरीथिंग। अब उसामा आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस सिलसिले में ज़्यादा नहीं लोगों को पता, ना डिजिटल राइट्स ना प्राइवेसी पर ज़्यादा बात होती है। सबकी मालूमात के लिए आप प्लीज़ ये बताइएगा कि व्हाट्सएप पर अब हमें मोहतात होना है तो कितना मोहतात होना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं जो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स की भी बात हो रही है, पासवर्ड्स वगैरह हम कितना कुछ शेयर करते हैं, काफ़ी चीज़ें तो बड़ा प्राइवेट जोन, तस्वीरें एंड वीडियोस एंड एवरीथिंग। आप कोशिश करें कि आपका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है उस पर आप ज़्यादा कुछ ना लगाएं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे तस्वीर भी ना लगाएं। और जो व्हाट्सएप में जो नाम होता है, अगर आप जो है प्राइवेट ज़्यादा रहना चाहते हैं तो उसमें आप अपना असली नाम ना डालें, कोई और नाम डाल दें या कोई डॉट या कुछ डाल दें ताकि आपकी कम से कम मालूमात उनको मालूम हो। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, तो व्हाट्सएप और फेसबुक ये भी देख सकते हैं कि आप किस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में और कौन कौन मेंबरान हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट होती है वो उनको नहीं पता चलेगी, लेकिन इसके अलावा मालूमात पता चलेगी। और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी बिजनेस अकाउंट के साथ जो है बात करते हैं कुछ खरीदने के लिए या ऑर्डर करने के लिए, तो उसको वो मालूमात भी जो है थर्ड पार्टी या दीगर पार्टियों को दिखाई दे सकती हैं उस बिजनेस और आपके अलावा। राइट अच्छा, अब फाइनल सवाल उसामा, और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पॉलिसी की तब्दीली हो या ट्विटर का डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर देना, बहुत बात हो रही है प्राइवेसी रेगुलेशन और आज़ादी इजहार राय से मुतालिक, इन सारी चीज़ों पे बहुत कंसंट्रेशन है डायलॉग की। तो पाकिस्तान में एक ऑप्शन बार बार दी जा रही है कि पाकिस्तान को इस सब से बचने के लिए अपने मैसेंजर्स, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो बना लेने चाहिए, अ लॉट लाइक व्हाट चाइना हैज़ डन। आपको पता है कि चाइना में ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ होती, चाइना ने अपनी जो है वो सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, तो इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो भी प्लेटफॉर्म अपने बनाएगा मालूमात तो कंपनियों के पास ही जाएंगी और हुकूमतों के पास ही जाएंगी और वो हमारा डेटा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें यही है कि जिस कंपनी के पास भी हमारी मालूमात जाती हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं या सर्वेलेंस करते हैं जब हुकूमत की बात आती है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी कंपनी हो, हमें क्या पुश करना चाहिए कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जो यूज़र की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे। बहुत शुक्रिया आपका। उसामा खलजी हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी चीज़ें हमें उन्होंने एक्सप्लेन करने में मदद दी और समझने में कि बहुत ये ग्रुप्स जो है ना, ग्रुप्स में कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये भी मालूमात शेयर की जाएंगी। नए और लेटेस्ट PSL की भी बातें होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। लीग की टीमों का इंतखाब ड्राफ्ट्स के जरिए लाहौर में हुआ और लाहौर कलंदर ने प्लैटिनम कैटेगरी में अफगानिस्तान के राशिद खान को मुंतखब किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्रिस गेल और टॉम बेंटन को प्लैटिनम और डेल स्टेन को सप्लीमेंट्री में मुंतखब किया है। हसन अली प्लैटिनम और क्रिस जॉर्डन सप्लीमेंट्री में इस्लामाबाद यूनाइटेड के होंगे और मुल्तान सुल्तान ने क्रिसलेन और प्लैटिनम क्रिसलेन को प्लैटिनम और कार्लोस ब्रेथवेट को सप्लीमेंट्री और मोहम्मद रिजवान को सिल्वर में चुना है। पेशावर ज़ल्मी ने डेविड मिलर का इंतखाब प्लैटिनम कैटेगरी में किया है। कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद नबी और डैनियल क्रिश्चियन का इंतखाब किया है। सो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। शुक्र है आपने शेयर कर दी, बड़ा ही मुश्किल था। एक तो आई एम सॉरी ये
सारी कैटेगरीज जो है ना, ये मुझे समझाई भी है, मुझे समझ भी आ गई, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बिल्कुल मुझे समझ आ गई जब समझाई थी, उसके लगभग कोई 8 मिनट बाद। अच्छा, मैं आधा घंटा जरा ज्यादा बोल रहा था। मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं, तुम्हें आधा घंटा लगेगा, 8 मिनट बाद भूल गया था। बट एनीवे, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द गेम, सो इट्स ओके। आगे चले या कुछ और? हाँ, जरा पीडीएम की बात कर लें। आजकल कुछ अपेरेंटली थोड़ी इररेलेवेंट लगना शुरू हो गई है, मे बी इश्यूज बहुत ज्यादा है। जो स्टीम थी वो डेफिनेटली अब लगता है कि वो निकल गई है। तो आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेंगे और सेनेट इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी पत्ते खोल दिए। लगता यही है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह की एहतजाजी सियासत चाहते हैं, बड़ी अपोजिशन जमातें इसके हक में बिल्कुल नहीं है। हुकूमत भी अब ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है कि अपोजिशन इसे जो है वो हिला नहीं सकती। सुन लें। मैं पहले कह चुका हूं, पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है। मैंने पहले कहा था कि ये इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, ये रिजाइन भी नहीं करेंगे और ये सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। और दिसंबर में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐलान कर दिया गया था कि ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाएगा और पार्टी सेनेट इंतखाबात में भी पीडीएम की शिरकत चाहती है। हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। और आपको बताएं कि इस फैसले से पीडीएम की क़यादत ने सरेआम इख्तलाफ जाहिर नहीं किया, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने भी बता दिया कि वो भी पीपल्स पार्टी ही के मौक़िफ़ के साथ जाएंगे। हम सेनेट का मैदान इनके लिए खुला नहीं छोड़ेंगे कि ये 2/3 अक्सरियत लेकर सेनेट में पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करें। एक तरफ ये पॉलिसी है और दूसरी तरफ ये भी है कि बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी सियासत में शमूलियत के हक में कभी नहीं रहे, लेकिन ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर मौलाना मौसर हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने की पोजीशन में भी नहीं है। और इसकी एक मिसाल 2019 का उनका धरना भी है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान अकेले ही एहतजाज करते नजर आया और उसके बाद वो एहतजाज खत्म ही हो गया। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फे हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अब सेनेट इंतखाबात बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर ही लिया है, तो व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी? बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान 2018 के बाद से इंतखाबी सियासत से ज़रा दूर रहे हैं, तो अब भी दूर रहेंगे या ज़िमनी इंतखाब वगैरह में JUI के उम्मीदवार नजर आएंगे हमें? देखिए, बात यह है, आपको शायद याद होगा 1 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास था जाती उम्र में मियां नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पे। मैं ख़ुद भी वहाँ पीडीएम के इजलास में शरीक था। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये वीडियो लिंक पे थे। बाकी सारे सरबराहान इजलास में मौजूद थे। वहाँ फ़ैसला ये हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शायद आपको याद होगा, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि तमाम पार्टियों का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये है कि हम बाई इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो ये बात तो मेरे ख़्याल में तय है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। पीडीएम की इजलासों में तमाम की आरा को सामने रखते हुए ये फ़ैसला हुआ कि पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेगी, वो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी उस पार्टी को जो बज़ोर बाजू मुल्क पर मुसल्लत की गई है। तो हाफिज साहब, ये तो आपने बता दिया, तो इसके बाद जो मरहला है वो सेनेट का है, जहां पीपल्स पार्टी भी हिस्सा ले रही है और मुस्लिम लीग नून भी। तो बिलावल की तजवीज़ तो ये थी कि पीडीएम वाले जो हैं वो मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम जो है इसे अकेले इलेक्शन लड़ेगी? क्या सोचा, क्या है फैसला, क्या किया है? फैसला यही है कि 31 जनवरी के बाद फिर पीडीएम की सरबराह इजलास होगा। उस सरबराह इजलास में
मुत्तफ़िका तौर पर पीडीएम की प्लेटफार्म से फैसला होगा। बिल्कुल आपने पेमलिन की राय का हवाला दिया कि वो जा रहे हैं सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, पीपल्स पार्टी भी जा रही है, ये उनकी आरा उनकी तजावीज़ है, लेकिन फ़ैसला कतई तौर पर पीडीएम की प्लेटफार्म से होगी। 31 जनवरी के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फरवरी की पहले हफ्ते में जब पीडीएम की सरबराह का इजलास होगा, इन तमाम चीज़ों को ज़ेर बहस लाएंगे, इन तमाम आरा को, इन तमाम तजावीज़ को, तमाम पार्टियों को इंशाअल्लाह लाहे अमल कौम के सामने आएगी। अच्छा हाफिज़ साहब, मौलाना फजलुर रहमान ना 2018 के इलेक्शन मानते हैं ना मौजूदा हुकूमत को मानते हैं, उनका मौक़िफ़ दीगर अपोजिशन से कहीं ज़्यादा सख्त है और काफ़ी वाज़ेह भी है, लेकिन अमली तौर पर वो बाकी जमातों के लिए मिसाल नहीं बना रहे हैं। अगर सबको इस्तीफ़ों का कहना है तो बिस्मिल्लाह खुद कर लें। JUI के इस्तीफ़े क्यों नहीं आ रहे हैं अब तक, या सिस्टम में रहना है आपने? एक प्लेटफार्म है, अगर फ़र्ज़ करे जमीयत उलमा इस्लाम फ़ैसला अकेले करती, वो आपका सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन आज जमीयत उलमा इस्लाम पीडीएम का हिस्सा है और मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम की जो इत्तेहाद है, जो प्लेटफार्म है, जो तहरीक है, उसकी क़ियादत भी वो कर रहे हैं। अब मौलाना साहब तन्हा कैसे फ़ैसला करे कि हमने पार्लियामेंट से बाहर जाना है? अब भी जो भी फ़ैसला होगा वो फ़ैसला सिर्फ मौलाना का नहीं होगा, वो इन 10 या 11 जमातें जो पीडीएम में शामिल है, इन सब का मुत्तफ़िका तौर पर फ़ैसला होगा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम एफ हाफिज़ हम्दुल्ला साहब हमारे साथ थे। और आज आपको बता दें कि बालाकंड में भी आज जलसा है पीडीएम का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे, मरीम नवाज गालिबन नहीं होंगी। सो JUI भी ज़ाहिर मौलाना तो होंगे और बिलावल भी होंगे। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसा जलसा रहता है, इस बारे में हम जियो न्यूज़ आपको अपडेटेड रखेगा। अब हम आबिद साहब से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही बात हुई कि स्टूडेंट्स को बहुत से सवाल दोबारा से याद आ गए। ये साल ऑब्वियसली पढ़ाई का साल होने वाला, पिछला साल तो बिल्कुल ही गायब ही हो गया। आबिद साहब सलाम, क्या हाल है आपका? बरतानिया में कोरोना की नई लहर के बायस सख्त लॉकडाउन हो चुका है। 2021 में दुनिया भर और बिलखसूस पाकिस्तान में जो बच्चे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का इम्तिहान दे रहे हैं, उनके लिए क्या मालूमात है, ये आपसे पूछना चाहेंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने कुछ नई इंफॉर्मेशन दी हैं जो कि पाकिस्तान कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की वेबसाइट पर भी अपडेट हो गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बरतानिया में इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक की बड़ी शदीद लहर आई हुई है, सेकंड वेरिएशन है और वहाँ पर तो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने ये किया है कि चूँकि आप जैसा जानते होंगे कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल 160 कंट्रीज़ में पढ़ाया जाता है, इट्स यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन, और उसकी रिकग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब उन्होंने ये किया है कि उन कंट्रीज़ के अंदर जिन कंट्रीज़ में इसका पेंडेमिक का असर कम है या रिलेटिवली कंपैरेटिवली वो बेहतर हैं, तो उनको तो उन्होंने मार्च और जून जो सीरीज़ है 2021 की, उसको इजाज़त देती है नॉर्मल एग्जामिनेशन को, नॉर्मल सिलेबस को सेट इन करने की। साथ साथ लेकिन उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस इशू की है कोविड-19 एग्जेम्पशंस के नाम पर, जिसके अंदर उन्होंने सेंटर्स को और स्कूल्स को कंट्री वाइज ये इजाज़त दे दी है कि या परमिट कर दिया है कि वो चैलेंजेस अगर उनके पास हैं तो दे कैन क्लेम फॉर कोविड एग्जेम्पशंस फॉर सर्टन कंपोनेंट्स ओनली, और उसकी भी एक बड़ी तफसीली गाइडलाइन और बड़ी तफसीली एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन कौन से कंपोनेंट्स विद इन सिलेबस आप क्लेम कर सकते हैं जिनसे एग्जेम्पशंस। मैं समझता हूँ इस वक्त टाइम है स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, उसको स्टडी करें, और सेंटर्स जो हैं वो मेरा ख्याल ऑलरेडी इन टच हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या ना हो और ये फुल सिलेबस में हम इम्तिहान दे सकें नॉर्मल तरह से, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बच्चों के लिए एग्जेम्पशंस कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की तरफ से मौजूद हैं और उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट रखें। थैंक यू आपका आबिद साहब। आई होप स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ होगा आपकी इस डिस्कशन से और आपकी रहनुमाई से। लेकिन पहले हज़ारा यूनिवर्सिटी में जैसे कि आप बता रही थी, तलबा ताल्लुक़ के लिए ड्रेस कोड आ गया है। अब बहुत सी और चीज़ें हैं जिस पर तवज्जो देना कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मयार तालीम की बेहतरी के बजाय हुक्काम का ध्यान किस तरफ है, ये हमें समझ में नहीं आता। हज़ारा यूनिवर्सिटी के एलामिया के मुताबिक तलबा और तालिबात और फैकल्टी अरकान के लिए ड्रेस कोड कुछ ऐसे होगा। तालिबात अबाया, स्कार्फ, शलवार कमीज़ और स्टूडेंट ID कार्ड इस्तेमाल करेंगी। अबाया भी पहनना पड़ेगा लाजमी।
और तालिबात तो वो चीजें हैं, टाइट जीन्स, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, फीमेल स्टूडेंट टाइट जीन्स, ज्यादा मेकअप, वजनी हैंडबैग। मतलब तो क्या वो 1 किलो मशीन रखी होगी उधर, सारे अपना हैंडबैग वहाँ कराएंगे, फिर एक वो भी ज्यादा मेकअप क्या होता है, मतलब अच्छा, कौन चेक करेगा कि ज्यादा है कि कम है? सुन लें आप, बॉयज पोनी टेल, मेरा मकसद है उनका मैन बन कहना मकसद होगा, कानों में बालियां और हाथों में चेन नहीं डाल सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात और आला तालीम कामरान बंगश का कहना है कि ड्रेस कोड पॉलिसी का मतलब गरीब व अमीर के दरमियान तफरीक को ख़त्म करना है। कामरान बंगश कहते हैं कि पॉलिसी के तहत स्टाफ का भी मुनासिब यूनिफॉर्म होगा ताकि यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा हो। यूँ तो पाकिस्तानी जामियात का मयार तालीम ज़ाहिर है आलमी सतह के करीब भी नहीं है, लेकिन हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों की तो ये तो बहुत ही पीछे नज़र आती हैं, जहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि तालीमी इदारों में तालीम के मयार पर काम किया जाए। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। कामरान बंगश साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी पर आला तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम श्योर इनकी नॉलेज में होगा। जी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमने पूरी एक वो लिस्ट दी है कि क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, एक्चुअली लिस्ट है क्या नहीं कर सकते की। तो यूनिवर्सिटी की सतह पर तो स्टूडेंट्स जो हैं, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स बड़े समझदार होते हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हो गया कि आपको एक ड्रेस कोड जो है वो बताना पड़ गया? 20-20 साल के नौजवानों को क्यों पाबंद किया जा रहा है कि वो क्या पहने, किस तरह दिखे? ये थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं लग रही? जी हुमा, आपका शुक्रिया। देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है इस मामले पे कि हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक जामे की एक सेनेट होती है। सेनेट में इस तरह के फैसले, तो सेनेट इजलास को गवर्नर साहब जो हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एज अ चांसलर जो है वो चेयर करते हैं। गवर्नर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी। 2 चीजों के ऊपर गवर्नर साहब को फीडबैक आई थी, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स की तरफ से और मुख्तलिफ उनके पेरेंट्स की तरफ से एज ए चांसलर उनके पास ये बहुत बड़ी सतह पे फीडबैक आई थी कि जी एक डिसिप्लिन कायम करने के लिए, एक ड्रेस कंपटीशन को खत्म करने के लिए और एक यूनिवर्सिटी का माहौल नजर, यानी एक एकेडमिक माहौल नजर आने के लिए जो है एक ड्रेस कोड का तायुन किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स के दरमियान एक गैर जरूरी कंपटीशन ना हो बल्कि एकेडमिक एक्टिविटीज में कंपटीशन। इस हवाले से गवर्नर साहब ने यूनिवर्सिटी को बाइख्तियार बनाया था कि आप ड्रेस कोड का तायुन करें। ड्रेस कोड का मतलब यह है, कोई भी आप कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ले लें, कॉर्पोरेट एंटिटी ले लें, उसमें ड्रेस कोड जरूरी होता है। जैसे अभी मैंने कोट पहना हुआ है, आप ये जो अब्दुल्ला सुल्तान है, इन्होंने सूट पहना हुआ है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ड्रेस कोड, जो फॉर्मल एक ड्रेस कोड। ये लेकिन अब्दुल्ला सुल्तान ने अभी सूट पहना है ना। अब्दुल्ला सुल्तान ने अपने सारे शौक यूनिवर्सिटी में पूरे कर लिए, क्योंकि अब्दुल्ला सुल्तान को यूनिवर्सिटी में रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। और वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या सिंध या हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें क्या ही पहन की चली जाएंगी लड़कियां, क्योंकि उन्होंने उसी माशरे में से, उसी गली में से निकलना होगा और उसी घर में वापस भी जाना होगा। तो हम बहुत ही वाइल्ड तो हो भी नहीं सकते कामरान साहब। मैं जी आपको एक बात, इस मसले को, हजारा यूनिवर्सिटी के मसले को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। हजारा यूनिवर्सिटी कुछ आगे चली गई, जो उन्होंने कहा कि जी मेकअप नहीं होना चाहिए, दाढ़ी ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये डिसीजन नहीं था। डिसीजन ये था कि एक फॉर्मल ड्रेस कोड के तहत बच्चे और बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी आए, और ये होता है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी होता है, ये कॉलेजेस में भी होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी जो हजारा यूनिवर्सिटी है वो कुछ ओवर एंड अबव चली गई। उन्होंने जो है वो कह दिया कि दाढ़ी ऐसे वी अप्रिशिएट द फैक्ट कामरान के आप ये कह रहे हैं कि ओवर एंड अबव चले गए हैं, लेकिन अगर इक्वालिटी की बात हो रही है, देखिए बेसिक तो ये है कि वो अमीर गरीब फर्क जो कि अभी हमने अपने उसमें भी बताया, उसको कम करना। तो क्या अब आप गैजेट्स भी देखेंगे कि किसके पास iPhone 12 है, कौन कौन सी गाड़ी से उतर के आया है? दिस विल गो फार एंड वाइड। ये कपड़ों से फर्क खत्म नहीं होगा। और बिसाइड्स ये एक यूनिवर्सिटी है, इट इज़ नॉट अ स्कूल। यूनिवर्सिटी तक बच्चे ग्रेजुएट कर चुके होते हैं, उनको खुद एक एहसास सेंस आ चुका होता है। हर चीज़ ऊपर से तो डालने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये लॉज हैं, ये क्लॉजेज हैं और आपने यही करना है। ये अजीब सी बात लग रही है वैसे, बिकॉज वी हैव ऑल गॉन थ्रू द यूनिवर्सिटी फेज। हम सब यूनिवर्सिटी से होकर गुजरे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इसमें क्या कबाहत है कि आप एक स्टूडेंट को कहें कि एक फॉर्मल ड्रेस कोड में आए,
जिससे ये सेंस ना हो कि उसमें एक कंपटीशन की एनवायरनमेंट पैदा हो, ड्रेस कंपटीशन की, बनिस्बत ये कि हम एक एकेडमिक एक्टिविटी या को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कंपटीशन कराएं बच्चों की। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स, बच्चों की तरफ से ये फीडबैक था। ये दो चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरी बात कहना भूल गया था, बल्कि मैं कहना चाहता था, आपने मुझे दरमियान में रोक दिया। पहले ये था कि ड्रेसेस के बारे में एक हो, दूसरा जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये था कि जो टीचर या जो लेक्चर या टीचिंग करता उनके वो एग्जाम ना कंडक्ट करें। इसमें हैरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए भी ये सेनेट के 2 फैसले थे। अब वो एक फैसला जो हजारा यूनिवर्सिटी ओवर एंड अबाउट चला गया है, उसने कहा कि ये अबाया होना चाहिए, स्कार्फ होना चाहिए, ये मेकअप होना चाहिए, ये दाढ़ी ऐसे नहीं होनी चाहिए, बाल ऐसे नहीं होने चाहिए। दिस वाज only about the dress code, nothing else. I'm glad that you said कि वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा अबाया और मेकअप और इन चीजों में चले गए। जब ऐसी बातें होती हैं तो ये एग्जैजरेशंस, ये एक्स्ट्रा चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक गिविंग देम एन ओपनिंग कि ये इक्वालिटी वाले मामले से हम शुरू होंगे, लेकिन उसके बाद हम पहुंचेंगे कहीं और कामरान, यू नो कि हमारा माइंडसेट है, हमें बस इस मामले में तो हमें उंगली पकड़ाओ ना, तो हम हाथ पकड़ लेते हैं कि औरत ने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। यू नो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो व्हाई वेंचर दैट वे जब आपको पता है कि ये क्या बातें होंगी उसके बाद? देखिए, इस पे ये चूंकि मैं बड़ा ओपनली ये बात करता हूँ, गवर्नर साहब का ये एक विजन है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपने दाढ़ी ऐसे रखनी है, आपने बाल ऐसे रखने हैं, आपने मेकअप ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ये मेरी भी दाढ़ी नहीं है, कल को मुझे कोई कह दे कि आपकी दाढ़ी और मूंछ नहीं है, तो मैं तो किसी ऐसी बात को नहीं एडमिट कर सकता। दिस वाज ओनली अबाउट द ड्रेस कोड, नथिंग एल्स। ड्रेस कोड में सिंपल ये हो सकता है कि आप किसी को कहें कि आप अगर शलवार कमीज पहन रहे हैं तो उसके साथ वेस्ट कोट पहन ले, एक फॉर्मल। ये कमर्शियल एंटिटीज में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है। एक ड्रेस कोड आपको डिफाइन कर देते हैं, उस ड्रेस कोड के तहत ड्रेस कोड नहीं, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कामरान, आप इसको पे ड्रेस कोड ना कहें, आप यूनिफॉर्म कर दें। Why don't you then? It will be a very odd thing कि यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी ने यूनिफॉर्म पहना हो, लेकिन पहना दें यूनिफॉर्म, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी कि इक्वालिटी आ जाएगी बीच में। मतलब इट विल बी एज, आई एम सॉरी टू से, बट एब्सर्ड कि अगर आप ड्रेस कोड में रंगों तक अगर हम पहुंच जाएं तो आप यूनिफॉर्म दे देना कि जी 2 रंग हैं इसमें, ये इतनी शलवार और इतनी कमीज और ऊपर दुपट्टा। हुमा, मेरी बात सुन, यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिफॉर्म भी होती, ये मैं भी यूनिवर्सिटी पढ़ चुका हूँ, एडवर्ड्स कॉलेज में हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हमारा भी एक यूनिफॉर्म होता था, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपने एक ओपन एंडेड चीज छोड़नी होती है, आपने उनको एक चॉइस देनी होती है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी, और जो एक सेगमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा इनपुट्स थी कि ये एक गैर जरूरी बिला वजह गरीब लोगों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, सिर्फ उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज अच्छा, ये जो ओवर एंड अबव गई है हजारा यूनिवर्सिटी, वुड यू डिस्कस इट फर्दर, और आप कहेंगे कि जनाब बस ये स्टूडेंट्स को बता दें कि थोड़ा फॉर्मल सेटिंग में आए, बहुत ही इनफॉर्मल या कैजुअल ना हो जाएं। आई गेस दिस डायरेक्टिव वाज इनफ कि आप फॉर्मल रहें, इनफॉर्मल ना हो जाएं। वुड यू डिस्कस इट फर्दर विद द अथॉरिटीज या गवर्नर साहब के? सर, ये जो आ रहा है कि ये कानों में ये ना हो और हाथों में चेन ना हो और उंगली में पता नहीं अंगूठी ना हो, तो वो उसमें ना पड़े मेरा ख्याल है। मैं अब्दुल्ला, मैं इस बात पे आपके साथ 100% एग्री हूँ। मैंने खुद उसी दिन ये स्टेटमेंट दिया था कि हम यूथ को, हम स्टूडेंट्स को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए, ना ये हमारा काम है। हम ये किसी को नहीं कह सकते कि आपने दाढ़ी रखनी है, बाल नहीं रखने, आपने चेन पहना है, आपने घड़ी नहीं पहनी, आपने मोबाइल रखना है, आपने नहीं रखना। हमने सिर्फ उस जगह को फॉर्मलाइज करने के लिए उनको ड्रेस कोड का कहा कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए, एक डिसिप्लिन कायम करने के लिए, और एक जो डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब की, उसको कम करने के लिए। अदरवाइज इसका कोई इंटेंशन नहीं है। मैं खुद आज गवर्नर साहब से इस बारे में बात करूंगा। मैं दोबारा से कहता हूं कि हजारा यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, ओवर एंड अबव चली गई। वैसे कामरान, ये डिस्कशन चले, लेट्स, बड़ी अच्छी बात है, आप जरा मजीद इस पर डिस्कशन कर लेंगे। ये ऐसे नोटिफिकेशन जो होते हैं, अगर समझ में आई जाए बात कि ये शायद नहीं बच्चे समझ सकेंगे या फिर इसको एक्स्ट्रा ले जाएंगे, नोटिफिकेशन वापस लिया जा सकता है? ऑफ कोर्स लिया जा सकता है। सेनेट के डिसीजन को मिस इंटरप्रेट किया गया, इसको फर्दर फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। वंडरफुल कामरान, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि
इसमें जाहिर है अगर कोई कहीं से बात डिस्कशन हो तो बहुत सी दफा कहीं और निकल जाती है। आई थिंक कामरान यू वांट टू कंप्लीट योर थॉट एज वेल। देखिए, मैं पर्सनली इस पे एज अ हायर एजुकेशन पोर्टफोलियो होल्डर या कैबिनेट मेंबर मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूं। गवर्नर साहब इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है फ्रॉम द डे फर्स्ट। जो इंटेंशन है इसके पीछे वो बिल्कुल प्योर है। उसके ऊपर किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं लगानी, किसी को ये नहीं कहना कि आपने बाल ऐसे रखने, आपने घड़ी ऐसे पहननी है, आपने मोबाइल ऐसे रखना है, आपने दाढ़ी ऐसे रखनी है। कोई इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ड्रेस कोड के हवाले से था कि उसको फर्दर फॉर्मलाइज किया जाए और उसमें डिस्पैरिटी खत्म की जाए। इस नोटिफिकेशन के ऊपर भी नोटिस लिया गया है और फर्दर भी हमने इसको मजीद प्रोसीजरली हमने इसको लेकर जाना है ताकि ये जो सोसाइटी में डिस्पैरिटी है इसको हम मिनिमाइज कर सकें, कम से कम कैंपस के लेवल पे। बहुत शुक्रिया आपका कामरान। वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया सारा सिलसिला और आगे बात का बतंगड़ जिसे कहते हैं ना वो बन गया यूनिवर्सिटी की सतह पे। बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप इसे डिस्कस करेंगे। इधर से ही बातें स्टार्ट होती हैं, उसके बाद वो ड्रेस किस तरह बनेगा और दाढ़ी कितनी होनी चाहिए और लड़कियों का एक बाल नजर आ रहा है कि 2 बाल नजर आ रहे हैं, ये बात फिर वहाँ तक पहुँच जाती है। एंड ऑल्सो मुझे इस बात पे बड़ा इख्तलाफ है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये अमीर गरीब का फ़र्क ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको बिल्कुल कम से कम करना चाहिए, लेकिन वाई मेक द अमीर फील सो गिल्टी अबाउट बीइंग अमीर? अगर जो अमीर है अगर वो उस लेवल तक पहुंच ही गया है तो उसको इतना गिल्टी क्यों कराना कि तुम अमीर हो कि तुम ये चीजें ना पहनो? स्कूल की सतह पर जहन कच्चे होते हैं तो वहाँ पे अमीर गरीब का फ़र्क होना नहीं चाहिए। अव्वल तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर हैं स्कूल्स के, एक ही सोसाइटी की तरह के लोग ज़्यादातर एक स्कूल में होते हैं और एक ही बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किसी और स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पे फिर भी हमें यूनिफॉर्म समझ में आते हैं क्योंकि जहन पुख्ता नहीं होते और लोग वो बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की सतह पर इतने मेच्योर हो जाते हैं लोग कि अगर उन्हें कोई अमीर नज़र आ रहा है तो वो एहसास कमतरी में नहीं चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हमें मेहनत करनी है ताकि उस जैसा बन सके। ये अमीर बच्चे बच्चियां जब आते हैं तो क्यों गिल्टी फील करें? उनको मोटिवेशन भी मिलती है और एक और भी इसमें होती है कि अमीर और गरीब की यूनिवर्सिटी की सतह पे दोस्ती होती है। बिल्कुल होती है, कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो हमारे यूनिवर्सिटी का ग्रुप था, उसमें पता था कि हमारे में से एक लड़का अगर मर्सिडीज पे आ रहा है और हम अगर मेहरान या कोरे पे जा रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्योंकि सब एक जैसे हैं। और वहीं आप डिफरेंस डालने की जी सारे एक जैसे हो जाएंगे। और ये चीजें जो होती है ना सोसाइटी को पनपने में मदद देती हैं। सो ये जो सोसाइटी का नेटवर्क होता है या सोशल नॉर्म्स या सोशल फैब्रिक होता है कि ठीक है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्या हुआ, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं भी उतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी अच्छे ग्रेड्स ले रहा हूँ, तो वो चीज़ें वो बैलेंस आउट होना शुरू हो जाती हैं। फिर ये दोस्तियाँ आगे तक जाती हैं, मतलब वी ऑल नो द ड्रिल। क्यों इतने बीच में आप चीज़ें डाल रहे हैं? एनीवे मेरा ख्याल है हमने कामरान बंगिश को काफ़ी सजेशंस अपनी तरफ से दे दिए, होपफुली आगे जाके ये बात करेंगे। बता दें आप नहीं वैसे कितने लोग होते हैं? वैसे अम्मियों को तो ये सवाल होता है, ये सुबह उठ के पहला सवाल ये होता है ना कि आज क्या बनाएं। मेरे घर में भी पहला यही होता है, सवाल मैं करती हूँ और इस सवाल का जवाब नहीं होता अक्सर। ये वो सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किल है। लेकिन आज सडनली जवाब आ गया। अब्दुल्ला को सुबह सुबह क्या खाने का दिल चाह रहा है? कड़ी दोपहर में। तो मतलब ये कितने वैसे अम्मी खुश हो जाए अगर आप बता दें इस वक्त मैसेज करके अम्मी को कि अम्मी कड़ी। अम्मियाँ बड़ी खुश हो जाती हैं अगर ये सिंपल सा जवाब आ जाए। मगर आजकल जो है ना आपको पता है कि हर खाने के साथ एसोसिएटेड होती है कि बेटा पहले चेक करना पड़ेगा गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि ये कड़ी टाइप चीजें जो है ना दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड सिंस यू हैव रेज्ड दिस इशू तो क्या ना जस्ट से कि बाय द वे रोटी तो पक ही नहीं सकती ना घर में, क्योंकि रोटी के लिए तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शोला चाहिए होता है। एनीवे अच्छा जी हमारे पास टाइम अभी शॉर्ट है और बहुत सारी बातें करनी है, तो हमने आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि इस बार हज अखराजात मामूल से कहीं ज्यादा होंगे। वजारत मजहबी उमूर ने एक बार फिर बता दिया है। हज का इरादा रखने वाले हिसाब किताब जरा कर लें। कुछ माह पहले भी हमने वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी से हज अखराजात की बात की थी, जिसमें उनका कहना था कि अगर 2021 में सऊदी अरब ने हज की इजाज़त दी तो कोरोना SOPs के तहत पाकिस्तानी हुज्जात के लिए यह हज मामूल से कहीं ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि SOPs एंड सारी चीज़ें मेनटेन करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, आपको ये भी बताएं कि 2 दिन पहले एक बार फिर वफाकी वजीर ने बता दिया कि अब तक सऊदी हुकूमत की तरफ से वाज़े हदायत तो नहीं मिली, लेकिन SOPs के तहत बसों में कम आज़मीन जो हैं वो होंगे, रिहाइश कम लोगों के लिए होगी और वैक्सीन जो है वो लाजिम होगी, उसका खर्च जो है वो भी अलहदा होगा। और थोड़ा सा हम आपको इधर याद दिला दें कि वैक्सीनेशन के हवाले से हमने आपको पहले भी कहा था कि दिस विल ऑलमोस्ट बिकम अ नेसेसिटी। अब आपको जब भी ट्रैवल करना होगा आपको वो वैक्सीनेशन का कोई पर्चा वगैरह दिखाना होगा। तो पहले तो आपको ये होता था कि PCR टेस्ट, अब वैक्सीनेशन। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के नुमाइंदे फुरकान अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। फुरकान साहब
वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से बार बार बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस बार हज अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। कितना इजाफा मुतवक्के है? अब क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने प्लानिंग की होती है, एक पाई जमा की होती है, क्या हो सकता है? अभी तक कोई सऊदी तालीमात फाइनल हज की नहीं आई, लेकिन जिस तरतीब से उम्रे की SOP कोविड के आए हैं और जिस तरह पिछला मुख्तसर हज हुआ है, उसको देखते हुए वजारत मज़हबी अमूर ने ये प्रेस में भी बयान दिया है कि जी अखराजात के अंदर इंक्रीज़ होगा। कितना होगा इसका कोई अभी अंदाज़ा फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वो तालीमात जो कि वैक्सीन आने से पहले की थी वो ये थी, लेकिन वैक्सीन आने के बाद क्या इन तालीमात में कोई तब्दीली आती है, कोई नरमी आती है, ये सऊदी वजारत हज की तरफ से जब फाइनल तालीमात आएंगी तभी पता चल पाएगा। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, अगर ऐसा होता है कि हज के लिए वैक्सीन की शर्त रखी जाए और पाकिस्तान में वैक्सीन दस्तयाब ही ना हो तो क्या होगा उस सिनारियो में? क्या किसी तीसरे मुल्क से वैक्सीन करा के जाएंगे? ऐसा ऑप्शन बन सकता है आज़मीन के लिए? कुछ तो सोचा होगा फिर। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, वो तो वजारत हज सऊदी अरब ने वाज़े कर दिया है कि हज जो है वो वैक्सीन के साथ होगा। अब ये कि इस वैक्सीन की दस्तयाबी पाकिस्तान में वक्त पर हो जाए, इसके लिए वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक काजी साहब ने पहली वर्कशॉप जो हज वर्कशॉप कराची में हाजी कैंप में हुई थी, जिसके अंदर होप हज ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल थी, उसके अंदर बड़े तौर पे वाज़ेह किया कि कैबिनेट में ये बात रख दी गई है कि जो हुज्जाज हैं जिनका कोटा पिछले साल तकरीबन 2 लाख था, उस वैक्सीन को प्रायोरिटी बेस पे हुज्जाज के लिए भी अरेंज कर लिया जाए। यानी जून के अंदर फ़्लाइटें शुरू होंगी हज की, तो वैक्सीन 2 हिस्सों में लगेगी, एक पहले लगेगी, फिर एक 15 दिन से 20 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी। तो हमारे पास इतना टाइम है कि अगर हम अप्रैल में भी वैक्सीन लगा लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है ये हज जो है वो के अंदर पाकिस्तान से ये वैक्सीन दस्तयाब होगी और इंशाअल्लाह हुज्जाज को पाकिस्तान से ही वैक्सीन लग के वो ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है जी, काजी साहब शुक्रिया आपका। ये तो बात डिसाइड हो गई है कि वैक्सीन के बगैर हज नहीं हो सकेगा, वैक्सीन के बगैर कोई ट्रैवल भी नहीं होने वाला बहुत आने वाले महीनों में। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए तैयार है। 3 वनडे और 3 T20 पर मुश्तमिल इस दौरे के लिए पाकिस्तान विमेन टीम आज रवाना होंगी और आपको पता है दिस विल बी देयर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर इन 10 मंथ्स। पाकिस्तान विमेन टीम के कप्तान जवेरिया खान हमारे साथ हैं। जवेरिया, अब बताइएगा दौरा साउथ अफ्रीका के लिए क्या तैयारी है, कैसी तैयारी? एक लंबे अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से किसी सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं वुमेन क्रिकेट टीम के लिए। वेल प्रेप्स तो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग प्लस मैचेस भी हुए हैं। हमने यहाँ पे अंडर 16 के साथ भी मैचेस खेले हैं और ट्रेनिंग भी काफ़ी टफ़ की है, तो क्वाइट सेटिस्फाइड विद द प्रेप वी हैड। और जहाँ तक बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने की, तो आई थिंक कोई 9 से 10 महीने के अरसे के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और कीन हैं इस टूर को खेलने के लिए। अच्छा, इस टीम का हिस्सा जो कैप्टन हैं बिस्मा मारूफ, वो तो नहीं होंगी, तो आप क़यादत कर रही हैं, तो ये बता दें कि बिस्मा के ना होने से किस कदर फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा, आपको क़यादत सौंपी गई है, इसका दबाव तो नहीं कुछ आप फील कर रही, कुछ प्रेशर होता है? वेल देयर इज़ नो डिनाइल टू द फैक्ट कि फ़र्क पड़ेगा। वो काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर है हमारी टीम के लिए, बीट इन बॉलिंग बैटिंग, प्लस हमारी टीम की लीडर हैं वो, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और प्लस ऑन द अदर हैंड ये यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसको ग्रैब करें और टीम के विनिंग कॉज में अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा। अच्छा, क्विकली ये बता दीजिए कि बायोसिक्योर बबल में रहना पड़ेगा, किस कदर मुश्किल होता है कि कोविड की वजह से? आपको पता है हमारी जो मेंस क्रिकेट टीम थी वो भी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं। वेल काफ़ी टफ होता है बायोसिक्योर बबल में रहना कि यू आर कन्फाइंड टू योर रूम और एक महदूद एरिया होता है, आप वहाँ तक होते हो और देयर आर टाइम्स जब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत होती है पर आप निकल नहीं सकते। बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री तो आपको बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइड की बात नहीं है कि आप मुल्क के लिए खेलें। तो वी आर ओके कि हम इस बायोसिक्योर बबल में, क्योंकि व्हाट मैटर्स टू अस इज़ प्लेइंग फॉर द कंट्री। चलें जी, थैंक यू सो मच। और लड़कियां तो जा रही हैं जनूबी अफ्रीका, और जनूबी अफ्रीका की जो मेंस क्रिकेट टीम है वो आ रही है पाकिस्तान इन जनवरी। और दैट इज इट फ्रॉम टुडे, इंशाल्लाह वी गोइंग टू सी यू टुमारो, और दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वीक। हैव अ ग्रेट डे, विल सी यू टुमारो। मास्क पहनिएगा प्लीज।